शिक्षा साक्षरता की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता। वह तो पेट को भोजन देने की तरह है। मस्तिष्क को विकसित करने, समझ-बूझ और कौशल बढ़ाने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इसे सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं। इसी आधार पर समूचा शिक्षा का तंत्र खड़ा किया गया है। अनुभव वृद्धि की दृष्टि से अन्य उपाय भी काम में लाए जाते हैं। यह सब तो यथावत चलने ही चाहिए, वरन इन प्रयासों में और भी अधिक अभिवृद्धि होनी चाहिए, ताकि अधिक सूझबूझ वाले, अधिक सुशिक्षित और क्रियाकुशल व्यक्ति विनिर्मित हो सकें। इतने पर भी यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि यदि व्यक्तित्वों में शालीनता का समावेश न हुआ, दृष्टिकोण का परिष्कार और व्यवहार में सदाशयता का, चरित्र निष्ठा का पुट न लग सका, चतुर होते हुए भी लोग खोखले बनकर रह जाएंगे। आदर्शवादिता के अभाव में उस शून्य को भरने के लिए निकृष्टता चढ़ दौड़ेगी, घटियापन बढ़ेगा। उस आधार पर संकीर्ण स्वार्थपरता की आपाधापी भर पड़ सकती है। सार्वजनिक उत्कर्ष की सुव्यवस्था तो बन ही नहीं सकती। प्रश्न यह उभरता है कि उच्च स्तरीय व्यक्तित्व, महामानव स्तर की प्रामाणिक परमार्थ परायण प्रतिभाओं का समुचित निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। इसका सहज उत्तर यही बन पड़ता है कि उसके लिए निर्माणकर्ता तत्परता के साथ संलग्न नहीं हुए। बनाए बिना भी कोई वस्तु क्या अपने आप बनती है? बनाने का समुचित प्रयास नहीं हुआ तो ना बनाने की शिकायत तो रहनी थी। विस्तार पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश में अन्न संकट पैदा हो गया था। उसे दूर करने के लिए हरित क्रांति के रूप में व्यापक अभियान चलाया गया। तभी उसे दूर करने के लिए बड़े बड़े बांध से लेकर छोटे छोटे ट्यूबवेलों तक के विकास पर शक्ति लगानी पड़ी। इसी तरह श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के अकाल को दूर करने के लिए भी सुनिश्चित प्रयास करने ही होंगे। व्यक्ति और समाज के निर्माण में शासकों, विचारों, साहित्यकारों, कलाकारों, सुसंपन्नों आदि का अपने ढंग का योगदान हो सकता है। वे जैसा कुछ भला बुरा सोचते हैं उसका परिणाम भी सामने आता है। उन सबको भी नवसृजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इतने पर भी प्रधान जिम्मेदारी अध्यापक की ही बनती है। हर किसी की आशा का केंद्र बिंदु वहीं आकर जमता है। वह केवल पाठ पढ़ा कर ही छुटकारा ना पाए। गुरुजनों, अभिभावकों जैसी व्यवस्था बनाने, वातावरण पैदा करने में रुचि लें तो इस गई गुजरी स्थिति में भी बहुत कुछ सफलता मिल सकती है। अभी भी उसके हाथ में जो अवसर, शक्ति, सुविधा और समय है, उसका उपयोग करें तो प्रयोजन सध सकता है। पाठ्यक्रम पूरा कराने के साथ ही साथ छात्रों का व्यक्तित्व उभारने, प्रतिभा निखारने और उन्हें आदर्शों के प्रति निष्ठावान बनाने में पर्याप्त सफलता मिल सकती है। शिक्षा के साथ दीक्षा का समन्वय इसी को कहते हैं। जिन अध्यापकों ने भी इस दिशा में संकल्प पूर्वक कदम उठाए हैं वे पूरी तरह सफल होकर रहे हैं। उन्हें इस दिशा में सक्रिय होने से लाभ ही लाभ मिले। वेतनमान तो जो था वह रहा ही, उसमें तो कमी होनी ही नहीं थी। साथ में लोक सम्मान, यश और आत्मसंतोष अतिरिक्त मिला। सारे क्षेत्र में वे प्रचुर सम्मान और सहयोग पाते हुए सुखी जीवन जी सके। सत्संकल्प पूरे किए जा सकते हैं। महान देशभक्त स्वर्गीय राजा महेंद्र प्रताप बहुत समय तक सोचते रहे कि देश को आजाद कराने और समुन्नत स्तर तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। अनेक दृष्टिकोणों से अनेक योजनाएं बनाते रहने के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महान कार्य संपन्न करने के लिए महामानव स्तर की प्रतिभाएं चाहिए। उन्हें कहाँ पाया जाए? उत्तर था कि ऐसे लोग बने बनाए कहीं नहीं मिलते, ना वे कहीं से आयात किए जाते हैं। पुराने समय के कुछ लोग वैसे रहे भी हों तो उनकी आयु ढल जाने पर कार्यशक्ति नहीं रहती। पुरुषार्थ तो उठती और परिपक्व आयु में ही करते बन पड़ता है। इसे नवयुवकों में ही पाया जा सकता है। वे भी कहीं बेनिर्मित नहीं मिलते। अपनी आवश्यकता के अनुरूप समय की मांग को देखते हुए अपने ढंग से अपने ढांचे में ढाले जाते हैं। इसलिए एक ऐसा विद्यालय खोला जाना चाहिए जिसमें न केवल प्रचलित सामान्य शिक्षा दी जाए वरन प्रतिभाएं ढालने का काम भी साथ साथ चले। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति
इसी प्रयोजन के लिए दान कर दी और प्रेम महाविद्यालय नाम से एक विद्यालय वृंदावन में खड़ा किया गया। इमारत को विद्यालय तो कहा जाता है, बोर्ड भी वैसा ही लगता है। पढ़ाने का सरंजाम एवं पाठ्यक्रम भी सभी में प्रायः मिलता जुलता ही होता है। इसकी न्यून अधिकता से कुछ बहुत फर्क नहीं होता। असल बात है कि शिक्षा का स्तर, उनकी आदर्शवादिता और छात्रों को उत्कृष्टता के ढांचे में ढालने की लगन। डॉक्टर संपूर्णानंद, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल बने, उसी विद्यालय में अध्यापक थे। इसी स्तर के आचार्य जुगल किशोर जी बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री बने। प्रोफेसर कृष्णचंद्र, जो लंबे समय तक केंद्रीय पार्लियामेंट के सदस्य रहे, वे और इसी स्तर के अन्य अध्यापक भी थे। वे सब विद्यालय के छात्रों के साथ इस प्रकार गुथ गए कि कीट भृंग की किंवदंती चरितार्थ हुई। पढ़ने वाले आजादी के दीवानों के ढांचे में ढल गए। सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। प्रेम महाविद्यालय के पुराने और वर्तमान के सभी छात्र उसमें कूद पड़े। प्रांत का आंदोलन अग्रणी रहा, उसमें इन छात्रों की भूमिका ही प्रमुख थी। अंग्रेज सरकार को पता चला तो सभी नए पुराने छात्र ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिए गए। विद्यालय सील किया गया, उसकी संपत्ति जब्त की गई। इसे कहते हैं पढ़ाई ढलाई। यही विचार अनेकों के मन में कौंधा। योगी अरविंद ने कलकत्ता में नेशनल कॉलेज बनाया तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ, सरदार पटेल के प्रयत्न से गुजरात विद्यापीठ बनी। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इन सभी संस्थानों में अध्यापक इस स्तर के नियुक्त किए गए जो पेट भरने के लिए नहीं, कुछ कर दिखाने की लगन लेकर, योग्यता से कहीं कम वेतन लेकर टकसालों में खरे सोने के सिक्के ढालने में लगे रहे। प्राचीन काल में देश विदेशों में बौद्धिक क्रांति करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला ने महती भूमिका निभाई। उन्होंने कुमार जीव जैसे प्रचंड प्रतिभा के धनी धर्म प्रचारक ढाले, जिसकी यश गाथा सुनते सुनते जी नहीं भरता। अति आवश्यक नहीं कि इस स्तर के संस्थान बनाने चलाने में आरंभिक पूंजी जुटाने के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़े या धनी मानियों के सामने अनिवार्य रूप में पल्ला पसारने पड़े। अध्यापकों का स्तर उनके विद्यालयों के लिए न केवल पर्याप्त छात्र जुटा देता है, वरन आवश्यक साधन भी अपने चुंबकत्व से खींचकर बुला लेता है। राजस्थान के श्री हीरालाल शास्त्री ने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी सी कन्याओं को स्वयं पढ़ाना शुरू किया था। ख्याति फैली तो थोड़े ही दिनों में वहां विश्वविद्यालय स्तर का वनस्थली विद्यालय बनकर खड़ा हो गया। शेखावटी के स्वामी केशवानंद अल्प शिक्षित होते हुए भी उस इलाके में गांव-गांव प्राथमिक विद्यालयों से लेकर कॉलेजों तक की श्रृंखला खड़ी करने में सफल हुए। दोनों ही सज्जनों को जनता ने सिर नेत्रों पर बिठाया। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और स्वामी केशवानंद लंबे समय तक केंद्रीय लोकसभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश राठ हमीरपुर में ब्रह्मानंद विद्यालय प्रसिद्ध है। आगरा जिले में बाबा दूधाधारी द्वारा स्थापित कॉलेज का इतिहास भी इसी प्रकार का है। अलीगढ़ जिले के सासनी गांव में लक्ष्मी देवी ने अपने बलबूते जंगली झाड़ झंकाड़ों को काटकर कन्या गुरुकुल खड़ा किया। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें जीवट वाले व्यक्तियों ने न केवल स्वयं अध्ययन कार्य किया, वरन अध्यापक साधनों को भी जुटाया। बात जीवट की चल रही है। यदि उसका अस्तित्व मौजूद हो तो साधन भी जुटाए जा सकते हैं और छात्रों के व्यक्तित्व अध्यापकों के ढांचे में ढल सकते हैं। इस संदर्भ में स्वामी श्रद्धानंद का उल्लेख विशेष रूप से करना पड़ता है। उन्होंने केवल अपना घर बेचकर छप्पर के नीचे 10 विद्यार्थियों को लेकर विद्यालय चलाया, वरन छात्रों को लोक सेवी बनाने की दिशा में भी बहुत कुछ कर दिखाया। उस विद्यालय के आरंभिक छात्रों में से अधिकांश ऐसे रहे जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने वाले एक से एक बढ़कर काम किए। विनोबा के पवनार आश्रम ने भी अनेक सर्वोदयी कार्यकर्ता राष्ट्र को प्रदान किए। मथुरा का चंपा अग्रवाल कॉलेजों का भी ऐसा ही इतिहास है, जो प्राथमिक शाला से बढ़ते बढ़ते डिग्री कॉलेज तक पहुंचा। इसकी प्रगति के पीछे मास्टर जगदीश प्रसाद की लगन ही महती भूमिका आदि से अंत तक निभाती रही। महर्षि कर्वे का महिला विद्यालय प्रसिद्ध है। प्रयाग महिला विद्यापीठ भी अपने संस्थापकों की यशगाथा गाती रहेगी। उन उदाहरणों के माध्यम से कहा इतना भर जा रहा है कि जीवट वाले अध्यापक
विद्यालय की आवश्यक साधन सामग्री ही नहीं जुटा लेते, वरन छात्रों को भी कुछ से कुछ बना देते हैं। अरस्तु, सुकरात, कन्फ्यूशियस ऐसे ही प्रतापी अध्यापक थे। सुदामा के गुरुकुल की आर्थिक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए कृष्ण ने अपनी द्वारिका वाली समूची संपदा सुदामापुरी में स्थानांतरित कर दी थी। चाणक्य मूलतः अध्यापक ही थे, शासन के प्रधानमंत्री गौड़ रूप से ही रहे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के संदीपन ऋषि के गुरुकुल ऐसे थे जिनमें पढ़कर राम और कृष्ण भगवान रूप में प्रख्यात हुए। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कुछ करते हुए भी मूलतः शिक्षा संवर्धन के लिए समर्पित रूप से जुटे रहे। आवश्यक नहीं कि सभी अध्यापक उपरोक्त उदाहरणों का अनुगमन करें, उतने ही बड़े कदम उठाएं, पर यह तो हो ही सकता है कि वे वेतन की शर्तों के साथ जुड़ी हुई निर्धारित प्रक्रिया को ज्यों का त्यों करके पूरा ना करते रहें, वरन अपने सांस्कृतिक गौरव को भी समझें। अपने विशेष सम्मान भरे पद के अनुरूप विशिष्ट उत्तरदायित्वों को समझें और उन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त रूप से भी कुछ न कुछ करते रहें। अध्यापक वर्ग में से जिनके भी अंतःकरण में यह प्रेरणा उभरे कि उन्हें सौंपे हुए छात्रों के व्यक्तित्व निखारने और भविष्य उज्जवल बनाने हैं, तो उन्हें उसके प्रति अभिभावक स्तर की ममता उभारनी पड़ेगी। पढ़ाने की चिन्ह पूजा तक सीमित न रहकर उन्हें स्नेह सिक्त आत्मीयता के बंधनों में बांधना पड़ेगा। जहां ऐसी स्थापना होगी, वहां छात्र भी उनके प्रति सघन श्रद्धा व्यक्त करने में पीछे न रहेंगे। अनुशासन तोड़ने की शिकायत उत्पन्न न होने देंगे। छात्रों की उच्छृंखलता के अनेक कारणों में से एक ये भी है कि उन्हें संरक्षकों से आवश्यक दुलार, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन नहीं मिलता। कोरे उपदेश एक कान से सुन जाते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल दिए जाते हैं। भावना ही हृदय के मर्म स्थल तक पहुंचती है। यदि संबद्ध छात्रों को अध्यापक गण आत्मीयता की जंजीर में जकड़े रहें, तो वे भी रस्सी तुड़ाकर भागने और मनमानी करने की धृष्टता धारण न करेंगे। इस तथ्य की यथार्थता को कोई कहीं भी कभी भी जांच सकता है। इस आधार को अपनाने पर स्वभाव में कुछ प्रारंभिक परिवर्तन करने होते हैं। उनमें से एक यह है कि सदा सौम्य स्वर अपनाया जाए। जो भी कहा जाए शांतिपूर्वक मधुर स्वर से कहा जाए। मुद्रा हंसती मुस्कुराती रखी जाए। अन्यों की तरह छात्रों को भी सम्मान दिया जाए। उनके गुणों की प्रशंसा भी समय समय पर करते रहा जाए, भले ही वे गुण थोड़े या हल्के ही क्यों ना हो। उत्तेजित, आवेश ग्रस्त, कर्कश स्वर में कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए। उपयुक्त बात को भी अनुपयुक्त ढंग से नहीं कहा जाना चाहिए। उठती आयु के बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। उन्हें अपने आत्मसम्मान में थोड़ी सी चोट पड़नी भी सहन नहीं होती। कुछ और भले ही ना मिले, पर आदर और दुलार तो होनी ही चाहिए। हित अनहित समझने की दूरदर्शिता उनमें नहीं होती। वे अपना पराया समझने का निर्णय इस आधार पर करते हैं कि किसने कितने मीठे स्वर में बात की, किसने कड़वे कर्कश स्वर में।